नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मौलिक अधिकार। कि भाई मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के अधिकार हैं। क्या किसको दिए गए हैं? व्यक्ति को दिए गए हैं। अब बात आती है कि व्यक्ति को क्यों दिए गए हैं। तो व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए मिले हुए हैं ये मौलिक अधिकार, और ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और इनकी संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है, या किसी भी देश का जो संविधान है वो इसकी संरक्षण करता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की, कि विश्व में मौलिक अधिकार। शुरुआत, तो ध्यान रखना कि विश्व में इसकी अगर शुरुआत हुई है तो वो हुई है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का शासक था जॉन द्वितीय। ब्रिटेन का शासक या सम्राट था सम्राट जॉन सेकंड। फोटो ने स्कैन होके लगे हैं, आधार कार्ड, फोटो, साइन। हाँ, देखो कि भाई जॉन द्वितीय था। जॉन द्वितीय के समय क्या थे कि इसके अधिकारी है ना, किसानों से मनमाना टैक्स लेते थे। क्या करते थे? मनमाना टैक्स लेते थे, और मनमाना टैक्स लेकर अपने घरों को भरा करते थे। जब ये बात किसानों ने सम्राट तक पहुंचाई तो सम्राट ने 1215 ईस्वी में, अब 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र जारी किया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र जारी किया। अधिकार पत्र जारी किया, और उसमें कहा कि जो भी किसान है वो अपनी इच्छा से जितना टैक्स देना चाहे वो दे सकता है, उनसे अब मनमाना टैक्स वसूल नहीं होगा। मतलब ये टैक्स वसूलने का जो था वो अब किसको किसको मिल गया? किसानों। तुम्हारी मर्जी हो वैसा टैक्स दो, किसानों को अधिकार दे दिया। यही अधिकार पत्र से विश्व में किसकी शुरुआत हुई? मौलिक अधिकार। इसीलिए ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों की जननी कहते हैं। अधिकारों की जननी, या इस मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र को भी हम मौलिक अधिकारों की जननी या जनक कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं संविधान का जनक, या संविधान की जननी बोलते हैं इसको। देश पूछे तब तो ब्रिटेन आएगा, और कोई पत्र या किसी और चीज की किसे कहा गया है तो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र को कहा गया है। आई बात समझ में कि विश्व में कहां से बने हैं ये। अब ये जो मौलिक अधिकार है ये क्यों दिए जाते हैं तो इसके भी लिख लेना। व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, और राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और इनका संरक्षण कौन करता है? तो संविधान करता है। संरक्षण कौन करता है? आई बात समझ में? अब देखो, ये तो हमने बात कर ली विश्व में। अब विश्व के अंतर्गत शुरुआत तो इन्होंने की, लेकिन मौलिक अधिकारों को लिखित में किसने दिया? तो मौलिक अधिकार सर्वप्रथम लिखे गए और हमेशा मौलिक अधिकार लिखित में ही दिए जाते हैं, ध्यान रखना। और ये दिए गए अमेरिका के, क्योंकि सबसे पहला संविधान लिखित में किसने लिया था? अमेरिका ने।
इसीलिए अमेरिका को लिखित मौलिक अधिकारों का जनक कह सकते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में 1895 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा स्वराज्य विधेयक लाया गया था। क्या लाया गया था? स्वराज विधेयक लाया गया था। और इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात हुई थी भारत में। तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग उठी। रहेगी याद। अब बात आती है कि भारत में दूसरी स्थिति क्या थी। तो दूसरी स्थिति में ध्यान रखना, 1928 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। आई बात समझ में कि विश्व में ब्रिटेन से शुरू हुई है, अमेरिका ने लिखा और भारत में सबसे पहले इसकी डिमांड की बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक के अंतर्गत। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी जिसे हम भारत का पहला संविधान का प्रारूप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार लिखे गए और मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने इसको खारिज कर दिया। बर्किन हेड जो उस समय का भारत सचिव हुआ करता था, और उसने तो यहां तक कह दिया था बर्किन हेड ने कि भारतीय कभी अपना संविधान निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि असमानताओं से भरा हुआ लिखा उन्होंने। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वो क्या था? असमानताओं से भरा हुआ था, इसलिए। अब यहां तक आ गए बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में। देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मिलते हैं संविधान के भाग 3 में। इसमें है भाग 3 में। अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। कहां तक है? 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। अब देखो, 12 से 13 अनुच्छेद याद रखना साथ के साथ, और 14 से 32 और एक 33 से 35। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा? देखो, अनुच्छेद 12 से 13 भारतीय लोगों को प्राप्त नहीं है। ये विदेशियों के लिए बनाए गए हैं एक तरीके से, ठीक है। 14 से 32 भारतीय लोगों को प्राप्त है। और 33 से 35 भारतीय आर्मी, भारतीय सेना को प्राप्त है। इसीलिए तो इनका अलग ही चलता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीयों को प्राप्त अनुच्छेद कौन से हैं? 14 से 32 तक है, और हम यही पढ़ेंगे, हमें यही पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय लोगों को अपने अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। देखो, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7। वर्तमान संविधान में इनकी संख्या है 6। अब एक किधर गया?
तो इन 7 में से अनुच्छेद 31, ध्यान रखना, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। क्या कर दिया? इसको हटा दिया और इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। ध्यान रखना, पहले मौलिक अधिकार था कि एक घर के अंतर्गत कोई भी संपत्ति होती थी तो एक व्यक्ति का अधिकार होता था। अब आप देखते होंगे कि कोई भी अपने हक के लिए कोर्ट में जाके खड़ा हो सकता है। दादा और नाना की जमीन में उसके दादा और पोते भी क्या ले सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं। और बेटी बाप की जायदाद में से हिस्सा ले सकती है। कानूनी रूप से। और आज अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की जमीन बेच रहा है तो उसे अपनी बहनों के और अपने बुआ के साइन करवाने पड़ेंगे, तब जाकर वो जमीन बेच सकता। अब एक भी रूठेड़ी हो तो कांटो पस को फिर तो वह खेक जत्ता देना ही पड़े है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत की केरल में। एजुकेशन में आगे वही है, तो सबसे पहले शुरुआत केरल में की गई इसकी। और इसको क्या बना दिया? व्यक्तिगत से हटाकर कानूनी बना दिया। इसके अंतर्गत अब इसे कानूनी अधिकार बनाकर किसमें जोड़ दिया गया? तो ध्यान रखना, अब ये कानूनी अधिकार चला गया 300 क में। कौन से अनुच्छेद में चला गया? 300 क में बोला जाता है ये। इसलिए 31 अब पढ़ा नहीं जाता। 31 बस इसलिए याद रखा जाता है कि कभी किसी टाइम पे इसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार। अब आपकी संपत्ति भी आपकी नहीं है। अगर आपकी संपत्ति गैर कानूनी है तो वो सरकार की है, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार रहा ही नहीं अब संपत्ति पे। रहा क्या? नहीं रहा। और उसे उठाकर किसमें डाल दिया? अनुच्छेद 300। ध्यान रहेगी। तो ये मौलिक अधिकार तो उतारो, बाकी टाइम है, उतारो तो सही, इसको देखेंगे फिर बाद में। फिर भारतीय के हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, ज्यादा पढ़ा दिया गया। उतारो, स्टेप बाय स्टेप उतारना ताकि चीजें याद रहे। अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35। 12-13 भारतीय व्यक्तियों के लिए नहीं है, 14 से लेकर 32 तक भारतीयों के लिए है, और 33 से 35 तक आर्मी के लिए है। यही बताया था। देखो, आज हम बात करेंगे कि भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार है 7 थे, उनमें से एक हटा दिया था, और अब कितने रह गए? 6। तो उन 6 की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला लेते हैं समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। देखो, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अरे आवाज नहीं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात कौन से अनुच्छेद से शुरू होती है? 14 से, और कहां पे जाके खत्म होता है? 18 पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई विधि के समक्ष समानता, जो कानून है उसके समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। अब चाहे कोई मंत्री का बेटा हो या कोई आम व्यक्ति का बेटा हो, सभी के लिए कानून समान है। अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा, और एक गरीब वर्ग का अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो भी समान है। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता।
कौन से अनुच्छेद में है? 14 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि भैया भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 जिसमें मूवी बनी थी, आपने देखा होगा, अंशुमान खुराना की। क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अब वो चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या राज्य के आधार पे, या अन्य किसी विशेष बात को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव निरस्त किया गया है और समानता दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 15 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत इसके कुछ पार्ट है, जैसे 15(1), ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 15(1 क्या कहता है कि भाई धर्म, जाति, लिंग, जन्म और स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, स्थान और नस्ल, इन सभी के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आई बात समझ में? तो इसमें ध्यान रखना, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखो अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान कौन से? जैसे भाई हम परिवहन सेवाएं यूज करते हैं, जैसे बस में बैठते हैं, तो बस में आपके साथ कोई भेदभाव करता है क्या? करता है क्या? लेकिन एक जमाना रहा था जहां पे भेदभाव होता था, तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 15(2) जोड़ा गया और कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जाता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दूं कि भाई आज आप देखोगे तो किसी होटल में जाते हो, होटल किसी की भी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, वो कहता है कि भैया तू इस धर्म का, इस जाति का है, नहीं खिलाएंगे, कहता है क्या? लेकिन एक जमाना था उस समय, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये लेके आए। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि भाई महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन नहीं होगा। उनका उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से निम्न जातियों पे हम कह सकते हैं कि भाई अत्याचार हुए, वैसे महिलाओं और बच्चों पे भी अत्याचार हुए हैं, और उनके संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। तो बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के कानून का उल्लंघन नहीं होगा। रह जाएगी याद? कीजिए अनुच्छेद, वो तो पता लगेगा बाद में, 1-2 दिन बाद में पढ़ के पूछूंगा तब। लेकिन ये आपके व्यक्तिगत है, ये आपके व्यक्तिगत। देखो किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को दो चीजें जरूर पता होना चाहिए अगर वो शिक्षित है तो। एक तो उसके व्यक्तिगत अधिकार और दूसरा उसके मूल कर्तव्य। देश में रहते हुए उस देश के प्रति उसके कर्तव्य क्या है, और उस देश में अगर वो रह रहा है तो उसके अधिकार क्या है। सब ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज है उस व्यक्ति के लिए। पैसा वैसा कुछ नहीं, पैसे धरे ही रह जाते हैं कई बार जब हक नहीं मिलता है तो। आगे लेते हैं अनुच्छेद 15
3 हो गया। अब इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये भी समानता की बात करता है और इसमें कहता है कि भाई लोक नियोजन में समानता व सरकारी नौकरियों में समानता होगी। इसमें लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में समानता। इसीलिए तो क्या लेके आए, आरक्षण। आप हर जाति के लोक नियोजन में आप देख लो, सरकारी नौकरी में देख लो, हर जाति के लोगों को क्यों लिया जाता है, ताकि वो अपने समाज या अपनी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये लोगों ने गलत पकड़ लिया इसको कि नौकरी लग गई है पैसा कमा लेंगे। वो नौकरी नौकरी नहीं होती, आप अपने समाज अपने वर्ग का क्या कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो संवैधानिक रूप से। इसीलिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो हर एक जाति वर्ग के लोग मिल जाएंगे आपको, और अगर एक जाति विशेष होती है तो वो दबदबा बनाने की कोशिश करती है। क्या करती है, दबदबा बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए तो देखो कई बार गवर्नमेंट कर्मचारियों के बारे में सुना होगा आपने कि फलानी जगह उनके साथ भेदभाव किए जाने की वजह से आत्महत्या कर ली। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना बाकरोटा में, पुलिस कांस्टेबल ने की थी हत्या। लिखा था उसने सुसाइड नोट 7 पेज होगा। पता है मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, ये बोला जाता था वो बोला जाता था, या ऐसे कहा गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, तो इनसे आहत होकर मैंने आत्महत्या कर ली। क्यों लिखते हो, क्यों, क्योंकि आज भी वो चीजें अपने इंडिया में चल रही है। मुंह पे कोई नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि गवर्नमेंट वाली जगह पे भी ये चीजें चल रही है, तो आम पब्लिक के बीच में क्या चल रहा होगा। तो उस समानता को बनाए रखने के लिए क्या लेके आए, लोक नियोजन और सरकारी नौकरियों में समानता, कि सभी जाति वर्ग के लोग होंगे जो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आरक्षण वाले भी ज्यादा पढ़ने लग गए, अब उनमें भी कंपटीशन चल रहा है ना। देखो इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, 17 खतरा, 17 खतरा। इस खतरे में क्या है कि भाई अस्पृश्यता का अंत किया गया। या आप इसको बोल सकते हैं छुआछूत। समाप्त। जैसे हम कहते हैं ना किसी को छू लिया, अरे भैया मेरे को अपवित्र कर दिया, तो वो चीज क्या कर दी, खत्म। अरे आदमी आदमी को छूने से अपवित्र होने लग गया है, आदमी आदमी को छूने से अपवित्र, छुआछूत को आपने बढ़ावा दे दिया, तो वो चीज क्या है, उसको समाप्त किया गया, क्योंकि ये गलत था समाज में। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत करना। क्या करना, अस्पृश्यता का अंत करना। अनुच्छेद 18 लास्ट है इसका। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि भाई जो अंग्रेजों के जमाने में, क्या अंग्रेजों के जमाने में जो उपाधियां दी गई थी, वो उपाधियां क्या कर दी गई, खत्म। केवल 2 उपाधियां खत्म नहीं हुई, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की और एक आर्मी की तरफ से दी गई। बाकी राजा महाराजाओं को, जमींदारों को या किसी व्यक्तिगत नेता को जो उपाधियां दी गई है, वो सारी उपाधियां क्या कर दी, खत्म। किस अनुच्छेद के तहत, 18। तो ध्यान रखना उपाधियों का अंत, पूछे हुए क्वेश्चन है ये एसएससी और रेलवे में। शिक्षा व सेना को छोड़कर इन 2 की छोड़ दी, बाकी सारी उपाधियां खत्म। जैसे राजा महाराजाओं को उपाधियां मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, या व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, इन 2 क्षेत्र को छोड़कर, तो वो सारी उपाधियां क्या कर दी, खत्म कर दी। कौन से अनुच्छेद के तहत, 18। तो देखो ये सारी चीजें क्या शो कर रही है अपने को, समानता का प्रतीक
नजर आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया कि विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि कोई ऊंची जाति का, कोई निम्न जाति का, ये फलाने धर्म का, ये इनके साथ भेदभाव, या एक पक्ष लेंगे और दूसरा विपक्ष नहीं सुनेंगे। भैया सबकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि कानून एक है सभी लोगों के लिए। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव किन किन चीजों पे नहीं होगा, तो उसके लिए क्या लेके आए अनुच्छेद 15 है कि भाई जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 15(2) में लेके आए कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो, आपको आज कोई कहता है क्या? लेकिन एक समय था कि आप जब ऐसे स्थानों पे बाग बगीचों में जाते थे तो आपको भगा दिया जाता था, या फिर आपको साथ भेदभाव किया जाता था। या परिवहन के समय, या कहीं भंडारे में जीवने जा रहे हो तो वहां पे, या किसी सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हो वहां पे, तो ये पहले चीजें चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके, वो किस चीज का, वो व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा? अनुच्छेद 15(2) का, जो क्या कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, जिसमें क्या कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे आज पानी भरने जाते हैं गाँव में मटके पे, तो कुएं पे, तो कोई कहता है कि भैया पानी मत निकालें, आज कोई मना नहीं कर सकता। करता है क्या कोई? कोई नहीं करता। लेकिन एक समय था जब शायद ये चीजें होती थी, शायद उन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए ये लेके आए। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। उल्लंघन करता है, जैसे बोलते हैं ना, महिला की लज्जा भंग करना, सरेआम बाजार उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि वो शर्म में पूरी इसकी लज्जा भंग हो जाए, तो वो भी एक गैर कानूनी है। अभी गवर्नमेंट नियम लेके आए ना निर्भया हत्याकांड के बाद में, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई पुरुष या लड़का महिला या किसी लड़की को 13 सेकंड कंटिन्यू देखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मात्र 13 सेकंड। और गवर्नमेंट तो कई चीजें लेके आ रही है महिलाओं के लिए, जैसे स्क्वाड चलता है, महिला स्क्वाड, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो हैंड टू हैंड 2 मिनट में पहुंचती है महिलाएं डंडा लेकर। राजस्थान पुलिस वाली आई थी ना अपने इधर भी उस दिन, पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? ताकि उनके लिए जो कानून बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उनको कोई उल्लंघन न कर सके। आई बात समझ रहे हो? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर, कि कोई भी व्यक्ति तैयारी कर सकता है, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है, सरकारी नौकरी। आज कोई कहता है कि तू फॉर्म मत भरे रे, सारे भरते हैं, सब भरते हैं, अब जो पढ़ेगा वो लगेगा है। अब तुम फॉर्म भी नहीं भर रहे, पढ़ भी नहीं रहे, आ रहे हो, लिख रहे हो, जा रहे हो, नौकरी लगोगे? नहीं लगोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आओ, पढ़ो, लिखो और जाओ, और घर पे उसका रिवीजन किया करो, ताकि हम इसका फायदा उठा सके, इसका फायदा उठा सके। क्योंकि ये हमें क्या देता है? लोक नियोजन और सरकारी नौकरी में समानता का अवसर देता है। कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव आपका पढ़ने का तरीका आपके साथ करेगा। पढ़ोगे तो मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का, छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का, किन दो को छोड़कर, शिक्षा व सेना की उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियां क्या कर दी गई? निरस्त। सारी उपाधियां क्या कर दी? निरस्त। व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से लगा सकता है, लेकिन किसी पे थोप नहीं सकता कि तुम ये उपाधि लगा के मेरे को बोलो। बोलता है क्या? अगर मेरी इच्छा है कि भाई मैं तो डीआर ही लगाऊंगा, चाहे मेरे पास डिग्री हो या न हो, मैं अपने आप को खुद मेरा नाम डॉक्टर फलाना फलाना बोलूंगा, तो आप बोल सकते हो अपने लिए। लेकिन आप दुनिया को कहलवाना चाहो कि साहब मेरे को ऐसे बोल, इस उपाधि के साथ में बोल, तो ये जबरदस्ती वाला काम किसके तहत खत्म हो गया? आप पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को नाम से बुला सकते हो, लेकिन वो आपसे आपकी उपाधि का उच्चारण नहीं करवा सकता, और ना ही वो खुद उसका यूज कर सकता है।
क्यों? शिक्षा में है तो कर पाएगा, सेना में है तो कर पाएगा, लेकिन आम तरीके से अगर वो करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। किसके तहत खत्म की गई? तो ये सारे 14 से 18 तक कौन से अनुच्छेद है? समानता के अधिकार। कौन से हैं? रह जाएंगे याद? तो पहला मौलिक अधिकार उतारो, समानता का अधिकार। अब ये उपाधियों का अंत कौन सा है? ब्रिटिश काल की उपाधियां कौन सी है? जो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। ध्यान रखना, अगर नहीं ध्यान रहे तो नीचे लिख लेना एरो लगा के, ब्रिटिश काल में दी गई उपाधियों का अंत। देखो नंबर 2 उतार लिया। देखो नंबर 2 पे लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता मिली हुई है क्या? पहले तो ये बताओ, कब मिली थी? है? है 1947 में? अरे भैया, जिस दिन तुम पृथ्वी पे आए थे ना, उसी दिन से तुम्हारी तो स्वतंत्रता मिली हुई है। वो तो तुम्हें स्वतंत्रता अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन इस हिंदुस्तान में स्वतंत्रता कब से मिली? जब तुम पृथ्वी पे आए हिंदुस्तान के में, तब से तुम्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। और वो स्वतंत्रता तुम्हें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 22 तक मिली हुई है। अब कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है? देखो, सबसे पहले तुम्हें स्वतंत्रता मिली 19 के तहत। आप कोई बात किसी को कह सकते हो, आप अपनी बात किसी को भी कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। क्या बोलते हैं? और प्रेस स्वतंत्रता, पहली तो ये मिली है इसमें। इसके अलावा सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है इसमें। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखो, आज आपको न्यूज मीडिया कुछ भी दिखाता है, अब कोई सा मीडिया हो, लेकिन दिखाता तो है कुछ। अब कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज चला देता है, उस पर केस क्यों नहीं बन रहा? प्रेस की स्वतंत्रता है ना? क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन वो लोग उस प्रेस की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं कि भाई जो हकीकत है वो तो दिखा नहीं रहे, लेकिन वो कुछ और उल्ट उसका अपोजिट दिखाते हैं किसी व्यक्तिगत विशेष को टारगेट करने के लिए। तो वो क्यों दिखा पा रहे हैं? वैसे तो गलत है, अपराध है, लेकिन दिखा क्यों पा रहा है? आर्टिकल 19 के तहत दिखा पा रहे हैं। ये डिबेट कराते हैं, डिबेट में कुछ भी चलने दो, तो वो क्यों है? उनको अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? पत्रकार को, मीडिया को, समाचार पत्रों को। लेकिन ये अभी तक उनके बात नहीं समझ। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद। और आप किसी भी प्रकार की सूचना गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकते हो, इसकी आजादी भी 19 में है, जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। RTE एजुकेशन होता है। अब इसके अंतर्गत इसको कई भागों में बांटा। अनुच्छेद 19(1), जैसे आपके मन में कोई भी विचार आया, आप मेरे से बोल देते हो, या मेरे मन में कोई विचार आया, मैंने आपको बोल दिया, बोल दिया।
वो बात अलग है कि उस विचार से आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हो उस विचार को या मेरी बातों को सुनकर, तो मैं अपराधी बन जाऊंगा, और मेरे को केवल आपको बताना है, तो वो मेरी आजादी है। आर्टिकल 19(1) में ये अभिव्यक्ति और विचार रखने की आजादी देता है। अभिव्यक्ति व विचार रखने की आजादी। आज आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हो अपने विचार के तहत किसी भी बात को लेकर, तो वो आपकी आजादी है। और वो आजादी क्या 1947 में मिल गई थी तुम्हें? अरे भैया, जब तुम पृथ्वी पे आए तब से लागू है वो। ठीक है, आगे लेते हैं 19(2). इसमें भी आजादी मिली हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि आप अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन बुला सकते हो, जैसे धार्मिक सम्मेलन वगैरह, वैवाहिक सम्मेलन वगैरह, या किसी जाति का महासम्मेलन, या किसी पार्टी का कोई महासम्मेलन, या कोई मीटिंग बुला सकते हो। लेकिन आप इन चीजों में अस्त्र शस्त्र लेके जाते हो तो आप अपराधी हो। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट सरकारें क्या करती है? इनको बढ़ावा देती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि आप सम्मेलन बुलाओ, मीटिंग करवाओ, बैठक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसकी धज्जियां उड़ा रहा है? अनुच्छेद 19(2) की। जब इसमें कह दिया कि भाई अस्त्र शस्त्र रहित आप कुछ भी करो शस्त्रों के बिना, लेकिन आप जब सम्मेलन बुला रहे हो उसमें शस्त्र चलाओगे तो वो अपराधी है। तो अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की आजादी कह दो, या तो क्या कह दो? आई बात समझ? इसके अलावा 19(3), इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान कर लेना। आप अपना समूह बना सकते हो, आप अपना संगठन बना सकते हो, अपनी संस्था बना सकते हो। क्या बना सकते हो? समूह, संस्था, संघ, संगठन आप बना सकते हो, आपको पूरी आजादी है। लेकिन जब धारा 144 लागू होना, तब 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा मत होना। क्यों? क्योंकि वो धारा 144 का फिर उल्लंघन है। संघ बनाओ, समूह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे न हो, लेकिन देश हित में वो बनाया जा सकता है। देश के खिलाफ अगर कार्य करेगा वो संगठन या समूह है, तो वो सही नहीं होगा, वो अपराधी घोषित होगा। आजादी मिली हुई है, लेकिन वो देश हित तक, देश के खिलाफ अगर कोई संगठन बनाया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा, देशद्रोही। तो संघ, समूह, संगठन बनाने की आजादी कौन से अनुच्छेद में है? 19(3) में सारी आजादी मिलेगी। इसमें सारी 19 में आजादी है, या यूं कह लो स्वतंत्रता के अधिकार में 22 तक आजादी है आपको। इसके बाद में 19(4), 19(4) ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो। तो रोक टोक लगाता है क्या तुम में? लेकिन एक रियासतकालीन समय था जब उसमें आप देखो कि एक व्यक्ति दूसरी रियासत में नहीं जा सकता था। जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूम सकते हो, केवल पीओके क्षेत्र को छोड़ दे। वहां गलती से चले गए ना तो उठा के जेल में डाल देंगे वो। पाक अधिकृत कश्मीर वो पाकिस्तान के अंडर में है, लेकिन अपना जो देश है वहां तक हम क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन सेंसिटिव जो गवर्नमेंट ने जोन बना रखे हैं उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते आप। उन क्षेत्रों के लिए गवर्नमेंट भी मना करती है, क्योंकि कल को अगर गए और मर गए तो सरकार को जवाब है कि अब ये जब सेंसिटिव जोन था, खतरे का क्षेत्र था, तो आपने जनता को जाने क्यों दिया? तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, जैसे बेरिन द्वीप, नाम सुना होगा आपने, बेरिन द्वीप, जहां पे भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति का आना जाना बंद कर रखा है, क्योंकि वहां पे आदिवासी जातियां हैं
जो बाहरी व्यक्ति को देखते उनको मार डालती। तो व्यक्ति भारत में कहीं भी घूम सकता है। यह आजादी हमें मिलती है 1904 में। 1905 क्या कहता है? 1905 ये कहता है कि भारत का जो नागरिक है वो कहीं पे भी रह सकता है भारत में, प्लाट खरीद कर बनाकर या किराए पे, कैसे भी मान लो। लेकिन हम कहे कि भैया कश्मीर, तो भैया कश्मीर में भी रह सकते हो। अब तो मोदी सरकार ने हटा दिया ना आर्टिकल, वो आर्टिकल क्या, धारा 370 हटा दी ना, तो रह सकते हैं अब तो वहां पे भी। गलत, नहीं रह सकते। उन्होंने पूरा धारा 370 नहीं हटाया है। आपकी इंफॉर्मेशन में 35A जो अनुच्छेद है, 35A वो हटाया है केवल। और कितने बाहर से जाकर बस गए वहां पे? कोई नहीं बसा अभी तक, अभी तक कोई नहीं बसा। हटाया है, लेकिन वो 35A हटाया है। और बाहरी लोग जाकर रह सकते हैं, लेकिन अभी तक 19 में हटाया था शायद, 2019 में हटाया था, लेकिन अभी तक वहां पे कोई भी बाहरी स्टेट का व्यक्ति कश्मीर में जाकर नहीं बसा। वहीं के बंदे वहीं रहते हैं। क्यों? जान सबको प्यारी है भैया। भाषणों में तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जान सभी को प्यारी है। क्यों? क्योंकि वहां पे पता है आतंकवादी गतिविधियां चलती है, और उन आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत हम और हमारा परिवार कभी भी सिमट सकता है। जब हटाएगी ना धारा 300, वहां प्लाट रहे वहां पे किसी ने नहीं लिया। रीजन है क्योंकि वहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती है ना, वहां पे सरकार खुद ही नहीं जाने देगी पहले, क्योंकि उनकी सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठते हैं फिर। जैसे अभी पहलगाम हुआ था ना थोड़े दिन पहले, जिसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पे जाने की आजादी थी, लोग गए भी, लेकिन उस घटना के बाद में अब लोगों में डर बैठ गया। जाएंगे क्या वो? नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तो कह रखा है घूम आओ, लोग गए भी, घूम के भी आए, लेकिन घटना हो गई तो घटना की वजह से लोगों में डर बैठ सकता है। लेकिन फिर भी 1905 क्या कहता है? व्यक्ति कहीं पे भी रह सकता है हिंदुस्तान में, केवल जहां पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है उन क्षेत्रों को छोड़कर। तो वहां तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया तुम यहाँ पे प्लॉट लेके खरीद के नहीं रह सकते साहब, तो नहीं रहना है वहां पे, आप कितना ही मर पचलो। आप जयपुर में आओ, जयपुर के किसी भी कोने में रह लो, कोई मना करता है क्या? तो वो आजादी हमें कहां से मिलती है? 1905 से। तो भारतीय नागरिक भारत में कहीं पे भी रह सकता है। भारतीय नागरिक भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, निवास कर सकता है। रह जाएगी बात याद? देखो एक और देखो, अनुच्छेद 6, 1906। अब व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। अब ऐसा नहीं सर आपने कार्य बता दिया तो बॉम्ब फोड़ दे, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा? देश हित में, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आजीविका मतलब जैसे आप भाई सब्जी बेच सकते हो, किसी ऑफिस में काम कर सकते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर अपना कार्य शुरू कर सकते हो, उसके लिए आजादी देता है ये। तो आजीविका के लिए आजादी, तो आजीविका कमाने का अधिकार देता है ये, कमाने का अधिकार। जैसे मैं हूं, अब मेरे को आप लोग कहो कि साहब आप मजदूरी कर लो, लेकिन मैं कहूंगी साहब मैं तो पटाखे कमाऊंगा और अपना जीवन चलाऊंगा, तो आप मेरे पे जबरदस्ती कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मेरे घर वाले भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तब स्वतंत्रता का अधिकार है भैया, मेरे को किस हिसाब से पैसा कमाना है वो मेरे ऊपर है, और इसके लिए मेरे को कोई दबाव नहीं बना सकता। कौन सा अनुच्छेद कहता है? रह जाएगी याद? तो आज के लिए ये उतारो।
अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ लिए है। दूसरा स्वतंत्रता का 19 से 19 तक पढ़ लिए थे, उसके उपभाग भी पढ़ लिए थे। आज हम लेंगे अनुच्छेद 20 और अधिकार अपना दूसरा चल रहा है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का, सॉरी, कौन सा? समानता का पढ़ लिया था। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 ले लिए थे, इसमें लेते हैं अनुच्छेद 20। कौन सा? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3-4 चीजें ऐड की गई है, जिसमें दो सिद्धि का अधिकार है। कैसे? इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध घोषित किया गया है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा, मतलब दो सिद्धि की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कहा गया कि जब कोई व्यक्ति, ये मानो कि 2015 में किसी का मर्डर करता है और इस मर्डर के समय कानून था फांसी। इस समय कानून क्या था? फांसी का था कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए कानून है सजाए मौत, फांसी। लेकिन इस मर्डर का फैसला आते आते 2025 हो गई। इसका निर्णय आते आते कितना समय लग गया? 10 साल का समय लग गया। और 10 साल के बीच में अंतराल में गवर्नमेंट ने फांसी की सजा कर दी बंद और उसकी जगह कर दी 10 साल की सजा। तो 7 वर्ष है, कितने? 10 वर्ष की सजा का कानून लेके आ गए। अब ये निर्णय कब आ रहा है? अपराध कब किया इसने? तो 15 के समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे फांसी मिलेगी। ऐसा नहीं कि बीच में अगर कोई परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होके उसको 10 साल की सजा कर दी तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी निर्णय के समय, नहीं। जिस समय जो अपराध किया गया उस समय की जो सजा है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। आई बात समझ में? तो यही है दो सिद्धि की स्वतंत्रता। इसमें ध्यान रखना कि जिस समय अपराध किया गया उसी समय के कानून के अनुसार सजा होगी। ऐसा नहीं कि आते आते 10 साल हो गई निर्णय को तो हम उसमें परिवर्तन कर देंगे, नहीं। इसके अलावा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं कर सकते। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं कर सकते। मतलब उसको जोर जबरदस्ती कह के ये नहीं कह सकते कि भाई तूने ये अपराध किया है? अपराधी, अपराध करने वाला कहता है कि मैंने अपराध किया है, वो तो बचने की सोचेगा। लेकिन पुलिस वाले जैसे कई बार होता है 3rd डिग्री टेम्परेचर मार कूट के उसको लिखवा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उस समय तो वो लिख देगा, लेकिन जब वो न्यायालय में जाता है तब उससे न्यायाधीश पूछता है कि आपने ये जो लिखित ज्ञापन दिया है ये कोई जोर जबरदस्ती तो सो नहीं है, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है, आपके साथ मारपीट तो नहीं की है, पूछता है। तो उस समय वो बोल सकता है कि साहब रात को पीटे तो मैं मार के डर से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। पूछता है तो उसको विवश नहीं कर सकती आप अपने खिलाफ गवाही दो। तो ये सारी सुविधाएं या सारी स्वतंत्रताएं किसमें है? अनुच्छेद
20 में। आगे आता है अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात सभी को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, सभी को जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने प्राण ले लूं, अगर जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है ये सोच के, तो वो अपराध है। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में यह है कि भाई जैसे किसी व्यक्ति का शरीर कोमा में है, या यूं मान लो वो पैरालाइज हो गया आजीवन ही, और आजीवन के लिए कोमा में चला गया, तो वो जी के भी क्या करेगा? तो इन फैसलों में क्या होता है कि वह न्यायालय में ज्ञापन डालता है इच्छा मृत्यु के लिए, इसके लिए इच्छा मृत्यु के लिए, और सरकार उसका फिर वो देखती है कि यार ये जी के भी क्या करेगा, परेशान हो रहा है, तो फिर वो उसे इच्छा मृत्यु दे देती है। तो उसको है प्राण व दैहिक। एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, देखो उसमें ये बताया गया है, गुजारिश, हाँ, जिसके अंतर्गत वह लास्ट तक मांग करता है अपने आप को खत्म करने के लिए, फिर लास्ट में जब उसे न्यायालय इच्छा मृत्यु दे देता है, तब डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। आई बात समझ में? तो वो स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। मतलब इसमें बिना कानूनी कार्रवाई के कोई मर नहीं सकता, बिना कानूनी कार्यवाही के व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन को समाप्त नहीं करेगा। अगर करता है तो वो आत्महत्या कहलाएगी, और आत्महत्या अपराध होता है। अब कोई कानूनी कार्रवाई के तहत इच्छा मृत्यु की मांग करता है और उस पर मोहर लग जाती है, तब वो मर जाएगा, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। मतलब दूसरा मारे उसको भी मना है, खुद को खुद मारे वो भी मना है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत अगर आप मरना चाहते हो सकता है वो उसमें भी देखेगी सरकार या न्यायाधीश, न्यायालय जो भी है, कि भाई ये व्यक्ति शरीर से तो सही है कि नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है इसके, और जिनके समस्या होगी उन्हीं को इच्छा मृत्यु मिलती है। ऐसा एक विवाद हुआ था 1978 में, मेनका गांधी विवाद, ध्यान रखना, मेनका गांधी विवाद। और इस विवाद के बाद में ये चीज जोड़ी गई कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से अपंग है, या उसका शरीर इस स्थिति में है कि वह जीकर भी क्या करेगा, तो उसके लिए फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा केस हुआ है मेनका गांधी विवाद में, जो कब आया था? 1978 में, ध्यान रखना, जिसका संबंध अनुच्छेद 21 से है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को लेकर। ध्यान रहेगी बात सभी को? ठीक है, आगे लेते हैं अनुच्छेद 51 का, इसी का पाठ नहीं, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया? 46वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो फ्री है 6 से 14, लेकिन पता हो तो पता लगे ना। और
ये अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। जैसे आज कोई गरीब बच्चा है, उसको मान लो कि वो सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकता, लेकिन उसको पढ़ना है, तो वो सरकार से मांग कर सकता है अगर इस क्राइटेरिया में आता है, या माता पिता मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य का भी कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक को बच्चे जो होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। और ये बच्चों का अधिकार है, अगर नहीं देती है गवर्नमेंट तो मांग सकते हैं, अगर माता पिता नहीं तो माता पिता से भी मांग सकते हैं, और माता पिता अगर उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो थाने में जाकर रिपोर्ट करवा सकते हैं कि साहब हमारे मूल अधिकार शिक्षा के अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे, काम पे भेजते हैं। लेकिन बच्चे उल्टे हैं अपने तो, हैं अपने तो बच्चे उल्टे हैं, ये जब जब देखो तब पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है। अब गवर्नमेंट भी देखते हैं कि बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता तो स्कूलें खोल के हम क्या करेंगे, बंद करो सबको, इसलिए शायद स्कूलें बंद हो रही है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 देखो, अनुच्छेद 22 में कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि भैया मेरे को गिरफ्तार करने का क्या कारण है? बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, पुलिस को देख के पहले ही डर जाते हैं। नहीं, हकीकत है अपराधी भी अगर अपराध करता है और उसको पुलिस वाला वो भी पूछ सकता है, उसको भी स्वतंत्रता है। और कोई आम नागरिक को अगर पुलिस पकड़ती है तो वो आप भी पूछ सकते हो साहब मेरा अपराध क्या है। और अपराध करने के बाद ये मान लो कि आपको पुलिस वाले ले गए, अब ले भी गए तो ले जाने के बाद 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने के लिए कह सकते हो आप, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने के लिए कह सकते हो साहब 24 घंटे होने को है, मेरे को न्यायालय में पेश करो, वहां होगा फैसला जो भी होगा। और वहां जाने के बाद आप वकील कर सकते हो, परामर्श ले सकते हो वकील से, और अगर वकील या वो नहीं है तो सेल्फ कर सकते हो। जैसे कहता है ना न्यायाधीश की आपका वकील कौन है, तो आपका साहब वकील नहीं है तो फिर आपकी पैरवी कौन करेगा, तो आप कैसे साहब मैं ही करूंगा, उसके लिए फिर डिग्री की भी जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, समझदारी है तो वो खुद भी कर सकता है। लेकिन धाराएं याद होनी चाहिए साहब, फलानी फलानी धारा में ये था, आपने इन्होंने ये धारा क्यों लगा दी। इसीलिए तो पुलिस वाले वकीलों से नहीं उजड़ते, इसीलिए तो वकील से पुलिस वाले नहीं हुए। अभी देखा ना वो गाड़ी का, अभी जयपुर में हुआ था, आदर्श नगर रोड पे कोई मामला हुआ था पुलिस का और वकील का, पुलिस वाले वो वकील ने गाड़ी नो पार्किंग में लगा दी थी, या फिर कोई बोर्ड नहीं था वहां पे, पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ से गाड़ी हटा, तो उनके बीच में कोई कहासुनी हो गई, तो उसके बाद में वैसा कलेक्ट्री से निकाला उन्होंने जोरदार मोर्चा, पुलिस वाले पकड़ते ही रह गए, पकड़ लो किसे पकड़ोगे तुम। इसीलिए तो मैंने क्या कहा, अपना एक मित्र वकील जरूर रखना है, एक मित्र वकील जरूर रखना, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद बहुत सारे हैं, किसी ना किसी छेद से बाहर कर देगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता में क्या क्या अधिकार है देखो, बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकते हो, बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकते हो, अरे आवाज नहीं, कारण पूछ सकते हो, 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थित हो सकते हो, उपस्थित, और वकील से परामर्श लेने का अधिकार,
वकील से परामर्श लेने का अधिकार। इसीलिए तो देखो अधिकतर क्या होता है, अपराधियों को रात को पकड़ा जाता है और सुबह 10 बजे खुलते ही उसको न्यायालय ले जाते हैं। 24 घंटे का कौन इंतजार करेगा? 24 घंटे में तो पता नहीं कितने और कांड हो जाएंगे। अरेस्ट वारंट हो तो भैया ये देख, पकड़, देख, फट ले इसको, पुलिस वाले ये बोलेगा फिर भाई आप वारंट मांग रहे हो ना, पुलिस वाले के पास वारंट है, वारंट ले देख भैया, वारंट है, चल हमारे साथ। आप चू भी नहीं कर सकते फिर, नहीं, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ता है। लेकिन वो कब नहीं करेंगे? जब उन्होंने रिपोर्ट अपनी डायरी में लिखी नहीं होगी। वारंट ना हो तो भैया पूछ सकते हो मेरे को किस लिए पकड़ रहे हो साहब, नहीं, जब वो तो फिर आप डर गए ना, आप में कमी है। भैया मेरी बात सुनो, पुलिस वाला वर्दी में होता ना तभी उसके पास पावर है, बिना वर्दी के वो भी एक आम नागरिक है, आपकी तरह और हमारी तरह। आई बात समझ में? इसलिए वर्दी वाला आएगा तो आप उससे पूछ सकते हो साहब मेरे को किस जुर्म में पकड़ रहे हो आप, और उसका अधिकार है। वो सिविल में भी आएगा ना तो पकड़ के लेके जाएगा तो आप पूछोगे तो सही ना। नहीं आप कह दोगे साहब मेरे पास हाफ मर्डर का केस बना के आप FIR कर दो। इसलिए तो मैं कहता हूँ वकील बना के रखो एक अपना, वकील से बना के रखो अपनी दोस्ती। 24 घंटे में न्यायालय में जाएगा वो व्यक्ति और वहां जाकर वकील से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। ये सारे अधिकार व्यक्ति को किस अनुच्छेद के तहत है? 22, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया जाता है तो उसके लिए क्या स्वतंत्रताएं हैं। तो 3 स्वतंत्रताएं मिलती है उस व्यक्ति को। पहली तो ये कि वो कारण पूछ सकता है, दूसरा 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने के लिए कह सकता है, और तीसरा वो परामर्श ले सकता है वकील से। तो ये थी हमारी स्वतंत्रताएं जो 19 से 22 तक थी। 19 मैंने कल बता दिया था, 20 से उतारो आज। और एक चीज और ध्यान रखो, ये जो अनुच्छेद है ना, शत्रु देश, देखो शत्रु देश या आतंकवादियों पर लागू नहीं होता। किन पे लागू नहीं होगा? आतंकवादियों पर लागू नहीं होगा, और शत्रु देश का कोई व्यक्ति होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। ये केवल भारतीयों के लिए है। अब शत्रु देश का होगा तो हम तो वैसे उसे अपराधी मानेंगे, और आतंकवादी होगा तो आतंकवादी वैसे अपराधी होता है, तो इसलिए ये चीजें उनपे लागू नहीं होगी। अब उतार लेना इसको, हो गया पूरा। देखो आगे, फिर आगे लेते हैं 2 गए। नंबर 3 पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिख तो लिख फटाफट फिर। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि भाई जो बलात् श्रम है या बंधुआ मजदूरी प्रथा है, देवदासी प्रथा है या दासी प्रथा है, उन सभी को समाप्त करता ही है, जो कि एक शोषण है। क्या है? शोषण है। तो इसमें ध्यान रखना, बलात् श्रम का विरोध करता है ये, या बलात् श्रम निषेध। बंधुआ मजदूरी निषेध, बंधुआ
मजदूरी निषेध। इसके अलावा मानव व्यापार निषेध। इसके अलावा देवदासी प्रथा, दासी प्रथा, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाता है ये सारी चीजें क्या है, शोषण का है। क्या है, शोषण। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी रोक, जो मैंने पहले बता दी, मजदूरी निषेध कर दी गई है इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा देवदासी आ गई। इसके अलावा एक और है दास प्रथा, सती प्रथा और एक बंधुआ मजदूरी, तीनों ही आ गए। तो ये सारी चीजें क्या है, शोषण करने वाली है। क्या है, शोषण, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 23 में ये सारी चीजें क्या की गई है, बंद कर दी गई है। अगर कोई करता है ऐसे कार्य या किसी से करवाया जाता है तो हम क्या होंगे, अपराधी। और अपराधी होने का मतलब क्या है कि आप किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। देखो इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य न करवाने का प्रावधान। कि 14 वर्ष तक के नीचे जो बच्चा होगा उससे आप जोखिम भरे या कल कारखानों में या कहीं पे भी कार्य नहीं करवा सकते। इस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो होता है वो बचपन माना गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा देने की जरूरत है, न कि कार्य करवाने की। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर कोई 5 वर्ष का, 5 से नहीं 8 वर्ष का कोई बच्चा सिनेमा में काम करता है तो वो अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। लेकिन वही 8 वर्ष का बच्चा कहीं पे कार्य करता है घर चलाने के लिए तो वो अपराध है। अरे सिनेमा में जोखिम भरे कार्य नहीं होते हैं इतने बच्चों को लेकर, और अगर होते हैं तो वो डुप्लीकेट या नोकल आर्टिफिशियल लेकर काम करते हैं। लेकिन यहां तो अगर कोई बच्चा खान में काम कर रहा है या मशीन पे काम कर रहा है तो वो जोखिम भरा, उसका जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए ये चीजें 24 के तहत क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। आई बात समझ में। तो अनुच्छेद 23 और 24 किसके विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध। इसके बाद में नंबर 4 पे लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, और जिसके अंतर्गत सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। अब अलग अलग पढ़ेंगे। देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। है, उसकी इच्छा हो उस धर्म को अपना सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके ऊपर।
शायद इसीलिए 1956 में, ध्यान रखना नोट में, 1956 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया। उनापेक्ट याद है 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो वहां पे उनके बीच में कोई मसला चला था। तब अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था गांधी जी से कि गांधी जी, ये मेरे बस में नहीं था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस में नहीं था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं मरूंगा ना तो वो हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को त्याग कर। ऐसा मान्यताओं से भरा पड़ा था और उसमें विरोध करने वाले, मतलब निम्न जातियों को अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसका विरोध उच्च जातियां कर रही है, मतलब और आज भी वही हो रहा है। तो कुछ तो लॉजिक होगा, या तो उनको हिंदू नहीं समझा जाता है क्या? फैक्ट बात। शायद इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही और 1956 में, कहते हैं मरने से कुछ दिनों पहले या मरने के कुछ दिनों के महीने 2 महीने पहले इन्होंने क्या किया? धर्म परिवर्तन कर लिया 1956। और बाद में जब इनका अंतिम संस्कार किया गया तो बौद्ध रीति रिवाजों के तहत ही हुआ है। इसके तहत, बौद्ध रीति रिवाजों के तहत। तो ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये अधिकार किसमें दिया गया? आर्टिकल 25 में, बिना किसी जबरदस्ती के वो अपनी इच्छा से कोई सा भी धर्म अपना सकता है। और अगर कोई इसका विरोध करता है या उसे डराता धमकाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अभी हाल ही में इसमें एक नया परिवर्तन लेके आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसे एसडीएम के सामने या कलेक्टर के सामने जाकर क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी धर्म परिवर्तन। बाकी आप कोई सा ही मानो, भाई जरूरत कहां पड़ती है? फॉर्म भरते हैं वहीं पे तो टिक करना है। अगर कोई फॉर्म ही नहीं भरता, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, ना सरकारी योजना कुछ ना, वो कोई सा बाबा जी बन के रह सकता है। लेकिन फिर भी कानूनी रूप से इसको अपनाने के लिए कलेक्टर या एसडीएम के सामने हमें ज्ञापन या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? इसके अलावा अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 भी यही कहता है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, उसे फुल आजादी है। लेकिन प्रबंधन के दौरान हथियारों का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो वो धज्जियां उड़ेगी आर्टिकल 19 की। बताया था अस्त्र शस्त्र रहित संगठन या सभा बुलाने का अधिकार है। तो हम धार्मिक सभा बुला सकते हैं लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहेंगे अनुच्छेद 26 में कि भाई धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 26 में। इसके अलावा भारत का कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक स्थल स्थापित कर सकता है। भारत का व्यक्ति अपना धार्मिक स्थल स्थापित कर सकता है। हाँ, भाई जिस धर्म को वो मानता हो या अपना रहा हो तो उसको लेकर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी पर वो किसी भी धर्म का निर्माण या किसी भी धर्म के वो कहते हैं ना स्थल का निर्माण कर सकता है। जरूरी नहीं है उसकी खुद की प्रॉपर्टी, वो चाहे जो कुछ कोई सा भी कुछ भी बना सकता है। आई बात समझे? इसके अलावा अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 देखो, कुछ लोग कहते हैं
कि मंदिरों में फंडिंग आती है, मस्जिदों में पैसा आता है, गुरुद्वारों में पैसा आता है, गिरजाघरों में पैसा आता है, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए। नहीं, यह अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के नाम पर दी गई राशि टैक्स फ्री होगी, इसीलिए उन पर टैक्स नहीं लगता है। अंबेडकर कभी धर्म के खिलाफ नहीं थे, अंबेडकर कभी धर्म के खिलाफ नहीं थे, ध्यान रखना। वो खिलाफ थे उस धर्म की व्यवस्था के। इसके खिलाफ थे, उस व्यवस्था के खिलाफ थे जो भेदभाव पैदा करती थी, सांप्रदायिकता को जन्म देती है, उस व्यवस्था के खिलाफ थे। वो धर्म के खिलाफ नहीं थे। कई लोग कहते हैं साहब अंबेडकर जी धर्म के खिलाफ, अरे धर्म के खिलाफ थे कहां, तुमने पढ़ा कहां? धर्म के खिलाफ नहीं थे। उस धर्म में जो व्यवस्थाएं बनी है वो खराब है, जो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ऐसी चीजों को जन्म देती, वो व्यवस्थाएं खराब। समझ में आई बात? धर्म किसी का खराब नहीं है, कोई सा उठा के पढ़ लो, सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अपना कोई नहीं रहा है। धार्मिक ग्रंथों में मिलता है लालच मत करो, साला कूट कूट के भर लिया खुद में लालच। किसी पराई नार पे नजर मत डालो, सुबह उठते ही डालते हैं। इसके अलावा धोखा मत करो, सुबह उठते ही करते हैं धोखे। भाई 5 रुपए कमाओ, 5 चल हो गया काम है। कोई कहता है कि धार्मिक ग्रंथ या कोई भी चीज कहीं पे लिखा हो कि भाई लालच करना चाहिए, लिखा है क्या? किसी के साथ धोखा करना चाहिए, नहीं लिखा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं लोगों ने बना रखी है ना, वो गलत है। इसलिए अंबेडकर धर्म के खिलाफ नहीं थे, उस व्यवस्था के खिलाफ थे, और व्यवस्था के खिलाफ जाकर इन्होंने ये कार्य किए। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म के नाम पर दी गई, क्या? धर्म के नाम पर दी गई राशि टैक्स फ्री होगी। तो धर्म के नाम पर दी गई राशि टैक्स फ्री होगी। रहेगी बात ध्यान कि टैक्स फ्री। इसके अलावा अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता और वह किसी दूसरे धर्म की शिक्षा लेना चाहता है तो ले सकता है। मतलब अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह शिक्षा लेना चाहता है तो वो ले सकता है, और इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 28 देता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि यार मैं कुरान पढ़ूं, तो पढ़ सकता है भैया, कौन मना कर रहा है तेरे को? कोई कहता है कि नहीं साहब यार मैं ना गीता पढ़ूं, कोई कहे कि नहीं मैं बाइबल पढ़ूं, गैर धर्म का होके, तो वो पढ़ सकता है, कोई रोक नहीं है। मानसिक साइकोलॉजी बना रखी है हमने कि मुस्लिम है तो मुस्लिम ही कुरान पढ़ेगा, हिंदू है तो हिंदू ही गीता पढ़ेगा, ईसाई है तो वो बाइबल ही पढ़ेगा, और सिख है तो वह आदि ग्रंथ ही पढ़ेगा। नहीं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कौन रोक रहा है? रोकता है क्या कोई? बस किसी ने देख लिया आपके पास तो फिर वो आप पे बस दूरी बनाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता खराब है। आपकी मानसिकता खराब नहीं है, उस अगले की मानसिकता खराब है। क्यों? क्योंकि आपको अनुच्छेद 28 क्या कहता है? किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकते हो, किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकते हो। और धर्म कब श्रेष्ठ होता है? चिल्ला चिल्ला के बोलने से नहीं, जब तक आप सामने वाले धर्म को तवज्जो नहीं दोगे तब तक आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। XYZ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चिल्ला चिल्ला के हम कहेंगे हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ, हम उससे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप दूसरे धर्म का सम्मान करो, आपके धर्म का सम्मान होगा। और ये चीज अगर होगी तो सांप्रदायिकता जो अपने विचारों में होती है, या सांप्रदायिकता संघर्ष जो जन्म लेता, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
इसीलिए तो कट्टरता विनाश का कारण होती है, कट्टरता विनाश का कारण होती है, इसलिए कट्टरतापन नहीं होना चाहिए। तो देखो टैक्स फ्री होगी तो 25 से लेकर 28 तक और भी कई बातें लिखी हुई है जब आप पर्टिकुलर पढ़ोगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं केवल और केवल अपना एसएससी वगैरह और अपना जो रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड याद रखना है। तो उसके लिए ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? या प्रचार प्रसार कर सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद में आएगा? 25 में। और इसी के तहत 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म है। क्या कोई गुनाह नहीं है भाई, आपके व्यक्तिगत विचार है, आपके व्यक्तिगत विचारों पे कौन प्रहार करेगा? है भाई, व्यक्तिगत विचारों पे कौन प्रहार कर सकता है? वो आपके खुद के विचार। आर्टिकल 19 क्या कहता था? आप अपने विचार अभिव्यक्ति रख सकते हो, बस किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, यही तो कह रहा था। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता या भारत का व्यक्ति अपना धर्म स्थल स्थापित कर सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 26। अनुच्छेद 27, धर्म के नाम पर दी गई राशि हमेशा टैक्स फ्री होगी चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उस धर्म परिवर्तन के लिए आपको सरकार को बताना होगा या प्रशासनिक व्यवस्था में एसडीएम, कलेक्टर, जो भी आपके जिस क्षेत्र का मुखिया है, जैसे जयपुर है, जयपुर जिला है, जयपुर का मुखिया कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर को आपको बताना पड़ेगा। बाकी आप व्यक्तिगत रूप में घर में रह के कुछ ही करो, कोई मना नहीं है। आगे बात समझ में? तो उतार लेना इसको। मौलिक अधिकारों में पांचवा अधिकार, पांचवा अधिकार आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अट्ठाईस बता दिए थे, यह है 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 व 30 लागू होता है। और ये खास तौर से ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, के लिए है अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए। कैसे लिखते हैं? संस्कृति का संरक्षण करने के लिए है। अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम है। तो 29 और 30 के तहत वह अपनी संस्कृति को और शिक्षा संस्थाएं चलाने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये उनको संरक्षण कौन सा देता है? अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। इसका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना कि भारतीय नागरिकों को धर्म, लिपि, भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं? लिपि और भाषा का प्रचार प्रसार। कौन से वर्ग? अल्पसंख्यक। जैसे किसी की उर्दू है तो वो उर्दू का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी की हिंदी है तो हिंदी का, किसी की इंग्लिश है तो इंग्लिश का, किसी की संस्कृत है तो संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 भी इन्हीं से संबंधित है। इसमें कहा गया कि
जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उनको चला सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, वह संचालित कर सकते हैं। उसके लिए केवल उन्हें गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती है? स्वीकृति। आई बात समझे? और उसके अंतर्गत वो सब्जेक्ट कोई सा भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा छठा जो था, संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया था और हटाकर उसे 300 क में डाल दिया गया था और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो छठा तो हट चुका, तो अब छठा कौन सा आ गया? संवैधानिक अधिकारों का उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके लिए आता है अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति उसकी मतलब कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत यह भी कहा गया कि उच्च और उच्चतम न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा या उनको संरक्षण प्रदान करेगा। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है इसमें। क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्च या उच्चतम न्यायालय करेगा। इसीलिए तो मौलिक अधिकार वाद विवाद योग्य है। जैसे आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा, आपको अपनी शिक्षण संस्थाएं नहीं चलाने दे रहा, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने दे रहा। जैसे आज शादी होती है तो घोड़ी पे कोई भी बैठ सकता है, कोई घोड़ी के लिए मना करता है तो पुलिस वाला जाप्ता देखते हो, क्योंकि भैया आपका अधिकार है, आप अपनी शादी में कैसे भी करो, है? घोड़ी पे तो चढ़ रहे हो, रोकने वालों के वहां उनके घर पे थोड़ा ना बैठ चढ़ रहे हो, है? फैक्ट बात है। राजस्थान के आज तो चलो सिटी में तो नहीं होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज पूरी दुनिया आधुनिकता में एक दूसरे को टक्कर दे रही है और हम साला पीछे जा रहे हैं। हम धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट कर ली हमने राजनेताओं के चक्कर में। ठीक है, तो लिखना है इसमें। ये हो गया आपके मौलिक अधिकार पूरे 6 वर्तमान में, और मूल संविधान में कितने थे? 7। छठा हटा दिया संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को, और उसको कहा डाल दिया? कानूनी अधिकार 300 क में। तो उतार लेना इसको। भैया मैं नहीं देखता, फालतू बातों में ध्यान नहीं देना। जब बात चोरी तक आ चुकी है तो ध्यान देना बेकार है। हम तो उस दिन बात करेंगे जब हमारे पे आएगी। फिर दो ही रास्ते होते हैं,
या तो मरो या मार दो बस। हकीकत है। कोई व्यक्ति अपने 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 आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा। तो वो कल ये विनायक बोल रहा था कि रूस में अंदर वो शादी कर लो, पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे। तो भैया वहां चले जाएंगे और तो क्या करेंगे। हाँ, बिना वीजा ही बुला रहे हो तो। रूस में अभी जयपुर का गया था ना, वो एक फंस गया, वो उसने भी अपील भी की थी खुद को बचाने के लिए, हमें मारे मरवाने के लिए सेना में भर्ती करके हमें युद्ध करने के लिए भेज रहे हैं, 7 दिन की ट्रेनिंग देके हैं। और वो यहाँ वाले देख रहे हैं कि रशियन से शादी होगी हमारी। तो सबसे सुंदर लड़कियां वहीं की मानी जाती हैं। अल्पसंख्यक वर्गों, भाषा और लिपि का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, वह संचालित कर सकते हैं। नहीं, वो होता क्या है उनमें, वो किसी संस्था से जुड़ी हुई होती है, किसी, वो कहते हैं ना अपने अपने समाज की अपनी अपनी कोचिंग डाल रखी है कईयों ने, जो अपने समाज के लोगों को ही पढ़ाते हैं कहीं। अभी चल रही है बात इसमें 4th ग्रेड में पूरे 1 लाख पोस्ट करने की। अब आज ही पेपर में आया, सबसे पहले वीडियो का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में पटवारी का आएगा, और पटवारी के बाद में फिर आएगा चपरासी का, उल्टा दिया है। अब कभी भी आओ, रिजल्ट देख के हो जाए तो ठीक, नहीं फिर कोई दूसरा तैयारी करेंगे। हाँ, बस दुआओं में याद रखना जनवरी तक, फिर मैं जनवरी बाद में भंडारे में याद रखूंगा साल भर बाद। हाँ भाई, आज जुम्मा भी है, क्योंकि हमारे वाले तो सुनते नहीं है, 15 साल हो गए सुन ही नहीं रहे। तो भैया तुम्हारा वाला अगर सुन ले तो दुआओं में याद रखना। क्या? हाँ, चिल्ड्रंस डे बाल दिवस है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायरेक्टर को बोलो के नीचे। आए नहीं। रिकॉर्ड हो रही है ये, ध्यान रखना। देखो 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 देखो, बस बात को ज्यादा घुमाओ मत, इधर आओ। देखो, हो गया क्या सभी का नया पॉइंट ले आज?